स्वागत है आपका कथा सागर में। प्रस्तुत है कहानी लाटी का शेष भाग। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया। पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेल कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानों की हर जिद पूरी करता। कभी वो खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती, तो कभी वो अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानो को विवाह के ठीक तीसरे दिन ही छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटे शरीर और भरी पूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढांक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो उसके पतले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमा, खष्टी। वो बोला, कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वो अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वो ठसकेदार बांका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानों की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानों से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छालियाँ कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताज़ा सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलीबारी से भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वैशी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी बचाता सेंत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बीने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5 5 सेर उड़द पीस कर बड़ियाँ तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गेठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उठाने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्स निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे
और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वो घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बहाँ फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा, बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रती घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शौक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है, जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छांटी। ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दूजू की बीवी थी, जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपये और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूँछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपट्टी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठ गोदाम से चलकर गेठिया दिखा और वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घुमा जाए, भुवाली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुवाली की ओर मोड़ छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मासल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।